हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। तो आओ, मैं आज लेके आ गया हूं केमिकल काइनेटिक्स। यार ये देखो, आप लोग कह रहे थे इसका ओवरव्यू, केमिकल काइनेटिक्स का ओवरव्यू, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी डिमांड थी कि सर स्मार्ट बोर्ड पे आ जाओ, स्मार्ट बोर्ड पे आ जाओ। तो लो जी, आ गए स्मार्ट बोर्ड पे। और आज का ये जो ओवरव्यू है ये स्मार्ट बोर्ड पे होगा। ओवरव्यू कहने को है दोस्तों, वैसे ये आपको एनसीईआरटी से जो जो करना है वो सब बताएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं ग्रुप में भी देख रहा हूं कई बच्चे ये चीज चाह रहे हैं कि भाई हमें एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे पहले तैयार किया जाए, क्योंकि हमारे बोर्ड अब आने ही वाले हैं और बहुत तरह के टेंशन है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्या होगा। अरे भाई, यहां पूरे प्लानिंग के साथ हमारी टीम बैठी है और हमें पता है कैसे कैसे आपको कराना है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। ओवर थिंकिंग आपको किल करती है, वो मत करो। चलते चलो सवालों के साथ हमारे साथ, देखो मजा आएगा। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। और आज की क्लास में जो जो बताऊंगा, अगर आप वो ढंग से करते जाएंगे तो आपके बोर्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में तीन बातें होती हैं। नंबर 1 कि भाई क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। नंबर 2 पॉसिबल है तो कहां तक हो चुकी है। और नंबर 3 अब भाई रेट क्या ली जाएगी। मान लीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, पहली बात क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए जाना। मान लो आज ट्रेन में टिकट नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हम नहीं जा सकते, तो ये फीजिबल नहीं है। सेकंड चीज, अगर फीजिबल है, मान लो गाड़ी है हमारे पास, हम जा सकते हैं। सेकंड है, हम चल चुके हैं तो कहां तक पहुंच चुके हैं, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। और फाइनली है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट का मतलब होता है दोस्तों कि कहां तक आप अगर पहुंच चुके हैं और जहां तक पहुंचना है तो कितनी स्पीड से गाड़ी भगानी है ताकि चंडीगढ़ रात से पहले पहुंच जाओ। अब देखो मजे की बात, अब अगर आप तैयारी कर रहे हो, हम तो चाहते हैं सर आईआईटी पहुंच जाएं, बहुत बढ़िया बच्चे। हम तो चाहते हैं सर एम्स पहुंच जाएं, वहां सोचने में तो कोई बुरा नहीं है और चाहने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या ये फीजिबल है। फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन की बात सबसे पहले आती है। तो हमारी बात सबसे पहले आ गई बच्चों फिजिबिलिटी। अब ये फिजिबिलिटी क्या होती है भैया, याद है थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर में था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती थी, सेल्फ अकरिंग रिएक्शन। और उनकी ड्राइविंग फोर्स क्या होती थी, वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आती थी। याद आया। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर एक्चुअली सेल्फ अकरिंग रिएक्शन। यहां लिख देते हैं सेल्फ अकरिंग रिएक्शन। लेकिन सेल्फ अकरिंग रिएक्शन कौन सी होंगी यारों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने आप कौन सी रिएक्शन होगी, अपने आप इच्छा होगी तब वो रिएक्शन होगी। हाई एनर्जी से लो एनर्जी, एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। क्या छोड़नी पड़ेगी दोस्तों, एनर्जी। तो अगर रिएक्शन हो सकती है या नहीं ये डिपेंड करता है कि क्या आप एनर्जी छोड़ने को तैयार हैं। अरे भाई, एम्स जाना, आईआईटी जाना तभी पॉसिबल होगा, क्या कुर्बानी देने को तैयार हो, वो एनर्जी छोड़ने को तैयार हो। अगर हो तो रिएक्शन फीजिबल है। यानी अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन फीजिबल है। तो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं ये बताता था थर्मोडायनेमिक्स। अब मान लीजिए पॉसिबल है, तो अभी कहां तक रिएक्शन पहुंच चुकी है, यानी एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। बच्चों हम कहते थे ना T इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया है, फिर T इज इक्वल टू T तक पहुंचा है और ये इक्विलिब्रियम है, यानी यहां पर फोर्सेस इक्वल पे आ गई हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो गई है। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन ये बताता था इक्विलिब्रियम, तो ये बताता था थर्मो, और ये बताता था इक्विलिब्रियम। समझते जाना। वो जो हल्ला मचाया हुआ था ना हमने कि भैया ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक क्या थी बच्चों, स्टार्टिंग में केमिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड की गई थी।
एक तो वो हिस्सा जो लिविंग चीजों से आया था, एक वो हिस्सा जो नॉन लिविंग से आया था। लिविंग से जो आया उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया गया, नॉन लिविंग यानी कि रॉक इन सब से जो आया उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिया गया। और एक कमाल की बात, अब जो रिएक्शन हुई उन्हें फिजिकल केमिस्ट्री में कहा गया। तो व्हेन यू स्टडी हीट चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, एंड दैट विल टेल यू कि वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। तो थर्मो ही बताएगा कि रिएक्शन हो सकती है या नहीं। अगर आप एनर्जी छोड़ सकते हो, कुर्बानी दे सकते हो, लोअर एनर्जी पे आ सकते हो, तो थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कहां तक रिएक्शन हो चुकी है, पहुंच चुकी है, यह बताता है इक्विलिब्रियम। और फाइनली हमारा आज का टॉपिक रेट ऑफ द रिएक्शन बताने वाला, यानी केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, तो बेटा काइनेटिक्स क्या बताता है? रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन, काइनेटिक्स हमें यह समझाता है। अब तुम्हारे दिमाग में जितने भी बालक तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, ये तीन बातें जहन में बैठा लो। नंबर 1, थर्मोडायनेमिक्स बताता है रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, यानी फीजिबिलिटी। इक्विलिब्रियम बताता है एक्सटेंट, और काइनेटिक्स बताता है रेट। ध्यान से सुनना आप। तो भैया रेट होती क्या है, किसे कहते हैं रेट? भाई किसी भी चीज का चेंज देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अपने ऊपर लेके देखो। अब आप ये लेके देखेंगे कि भैया क्या आप वाकई में जो आईआईटी के जाने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम के अंदर टॉप में आने के लिए, या मेडिकल में टॉप पे जाने के लिए जितनी कीमत चुकानी है, क्या आप वो दे रहे हैं? एनर्जी आप दे रहे हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली फीजिबल हो, पॉसिबल हो, जा सकते हो। अभी कहां तक पहुंच चुके हो, यह है इक्विलिब्रियम। कितना सिलेबस हो चुका है और कितना बाकी है, यह भी जज करना बहुत जरूरी है। सिलेबस ये नहीं कि जो सर जी करा रहे हैं हमारा कितना अच्छे से तैयार है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। और फाइनली अगर इतना हम कर चुके हैं और इतना बाकी है, तो हमारी रेट क्या होनी चाहिए? क्या हमें ग्रुप में जाके कहानीबाजी करनी चाहिए या नहीं? क्या हमें YouTube पे जाके वक्त खराब करना चाहिए या नहीं? क्या वो टाइम है तुम्हारे पास, या सारा टाइम अब पढ़ाई के लिए ही है? यू हैव टू डिसाइड। तो काइनेटिक्स यही दिखाती है कि भैया 2 घंटे में एक बालक 4 पेज पढ़ रहा है और 2 घंटे में एक बालक 8 पेज पढ़ रहा है। किसकी रेट ज्यादा हो गई? जो 8 पेज पढ़ रहा है, 8 पेज समझ रहा है। ऐसे ही अब देखना बड़े ध्यान से, चेंज इन कंसंट्रेशन, कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो कंसंट्रेशन में कितना चेंज है टाइम के साथ, यही रेट है। बात पल्ले पड़ी? मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, भाई दो ये हमारे रिएक्टेंट और ये हमारे प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है। अब मेरे बच्चे, टाइम के साथ हमें देखना है इनकी कंसंट्रेशन पर क्या चेंज आ रहा है। तो मान लीजिए ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की ए की, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम था। अब देखना, मजा देखना यहां मेरे भाई। अब अगर हम ध्यान देख रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, पहले उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना चाहते हैं बस, तो देखें जरा। ऑब्वियस सी बात है, जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो रिएक्टेंट कम होते चले जाएंगे, हाँ या ना? भाई रिएक्शन चल रही है तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। यस और नो? तो अगर मान लीजिए 10 पॉइंट से शुरू किया था तो फाइनल वाली तो कम ही होगी ना, क्योंकि कम हुआ है ना, रिएक्टेंट तो कंज्यूम हो रहा है ना।
भाई मम्मी सब्जी बना रही हैं आलू की, तो 10 किलो आलू लेकर आए थे, अब उसमें 2 किलो तो लग गए ना खाना बनाने में। तो इनिशियल 10 किलो थी, फाइनल तो 8 किलो रह गई, तो 8 - 10 -2 आएगा ना भाई, हाँ या ना? चलिए, तो ये अगर देखा जाए तो क्या मैं इसको मस्त तरीके से ऐसे लिख सकता हूं विद एन नेगेटिव साइन? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो सर, आपका ही बोर्ड है, जो मर्जी लिख दो। ऐसे नहीं भाई, ध्यान से समझना। यहां पर मैंने क्या किया, ये जो डब्बा बनाया है ना भाई, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इक्विलिब्रियम के जमाने से जानते हो, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। दिस ब्रैकेट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। तो ये है, और डी क्या हो रहा है बेटा? चेंज। यस और नो? तो मेरे भाई ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम है। माइनस का साइन ये सिग्निफाई करता है कि ये डिकम्पोजिशन हो रही है। बात पल्ले पड़ गई? माइनस का साइन ये सिग्निफाई करता है कि डिकम्पोजिशन हो रही है, रिएक्टेंट टूट रहा है। चलिए, बहुत आनंद की बात है। हम मुद्दे की बात समझना। ये तो विद रिस्पेक्ट टू ए हुआ। अब देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। भाई साहब, लिखा तो वो भी यही जाएगा, परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं। लिखा तो वो भी यही जाएगा, -dB/dt। अरे भैया, वो भी तो रिएक्टेंट है बेचारा, वो भी तो टूटेगा, वहां पर भी तो डिकम्पोजिशन होगी। बड़े ध्यान से समझना। अभी तक आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए? पहली बात, हम बात कर रहे हैं रेट की, और रेट होता है किसी भी चीज में कोई भी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, उसी को रेट कहा जाता है। याद करो, वो 4 पेज पढ़ने वाला बालक, मान लो जयेश 2 घंटे में 8 पेज पढ़ लेते हैं, और अजीत 2 घंटे में 4 ही पढ़ पाते हैं, समझने के हिसाब से भी कह रहा हूं। तो जयेश की रेट अच्छी है भाई पढ़ने की, अजीत की कम है। तो ये ध्यान रखना भाई। तो ये अब एक चीज समझते जाओ, रिएक्टेंट कंज्यूम होते चले जा रहे हैं बिकॉज दिस इज माइनस साइन। माइनस क्या बता रहा है? डिकम्पोजिशन है, कम होता जा रहा है सर जी, कम होता जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया जिसमें। इसी को चलो अगले पेज पे लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सी और विद रिस्पेक्ट टू डी के हिसाब से। विद रिस्पेक्ट टू सी, सी क्या है भैया? प्रोडक्ट। डी क्या है भैया? प्रोडक्ट। चलो बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है जी। तो सी अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट तो बनना शुरू हुए ना। मम्मी ने जब वो 2 किलो आलू लिए हैं और लेट से दम आलू बनाने शुरू करे हैं, तो जब सब्जी घर में आई थी तब तो दम आलू थे नहीं, अब धीरे धीरे बनने शुरू हो गए हैं, है ना जी। तो अब दम आलू की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं और प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म में जाऊंगा, यानी C2 - C1 करूंगा और T2 - T1 करूंगा, तो C1 से C2 ज्यादा होगी रे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो फाइनल होगी वो इनिशियल से ज्यादा होगी। तो भाई साहब, इसको लिखा जा सकता है प्लस dC/dt, और सेम अगर मैं लेके चलूं विद रिस्पेक्ट टू डी, तो ये जाएगा भैया प्लस का साइन क्या बता रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन। इन दोनों शब्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है सर। अरे भैया, सबको बोल दोगे रेट ऑफ रिएक्शन, चोरी किसने की? चोर ने। ये क्या मजाक है? बताओ ना, रेट ऑफ रिएक्शन है तो किस डायरेक्शन में है भैया? ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है। अब हमारे स्टूडेंट हो तो भाई साहब चीजें बहुत बढ़िया से आनी चाहिए, चाहे एनसीईआरटी का ही लिख रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं, बट दम होना चाहिए। चेकर आंसर पढ़े, वर्ड देखे तो लगे कि हां ये तो गुरु भाई है, बहुत ही मस्त लिखा है। याद है ना, चीजों का प्रेजेंटेशन, बोर्ड में मार्क्स
मिलते नहीं, लेने पड़ते हैं। तो मेरे भाई यहां देखो ध्यान से, दिस इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो ये क्या है भैया? रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो खाली रेट ऑफ रिएक्शन मत लिख के आ जाना, मजा नहीं आएगा फिर। ये दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन। सही है भैया? राइटिंग बहुत सुंदर है, उसको लेकर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। चलो, तो ये आ गई। अब इसमें एक चीज और देखो, यहां पर एक थोड़ा सा मसला और है, और वो मसला है स्टोइशियोमेट्री का। किसका मसला है दोस्तों? स्टोइशियोमेट्री का मसला। यहां जो चेंज हो रहे हैं वो ईच 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल के हिसाब से है। अरे मोल का रेशो देखो भाई, 1 1 1 1। ये 1 मोल टूटता है अगर, ये 1 मोल टूटता है अगर, तो ये 1 मोल बनता है, ये 1 मोल बनता है। क्लियर है? यानी ये जब हम रेट को एक्सप्रेस करने चले हैं, क्या करने चले हैं? रेट को एक्सप्रेस करने चले हैं, तो हमें चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम तो देख ही रहे हैं, साथ साथ मोलर रेशो भी देखना बहुत ही जरूरी है। अब क्योंकि यहां पर 1 1 का इशू था, तो मैं इस पूरी रेट को मस्त तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। और कैसे करेंगे जी? देखो जरा भाई साहब, माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी प्लस डी डी बाई डी टी। अब ये मैंने क्या कर दिया? मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर दिया। तो बस फिर इसे ही कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? रेट एक्सप्रेशन। ध्यान से देखो, इसको डाइजेस्ट करो। तो अभी तक क्या पढ़ लिया? सबसे पहली बात, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सी 3 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हो? वेदर दिस रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। सेकंड, इफ इट इज फीजिबल, extent of the reaction. Then the third one is rate of the reaction, and this is how you can express the rate. अब देखिए मजेदार बात, यहीं पर अगर वो कुछ एडवांस सा सवाल बनाने की कोशिश करे तो आपसे क्या पूछेगा कि भैया ये माइनस साइन क्या कुछ और भी सिग्निफाई करता है? जरा ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्चुअल हो रहा है। जो बच्चे सिर्फ चाह रहे थे बोर्ड के हिसाब से, उनके लिए ठीक है, बट जो थोड़ा सा और सोचना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि आप में से हर बच्चा इस तरह सोचे। मैंने पहले भी समझाया है, देखो जरा ध्यान से। भैया रेट की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में बात करते हो ना डीसेलेरेशन, और वहां कहते हो कि नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड में है। क्योंकि मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के टर्म में बात करूं तो आप मान लीजिए 60 से 20 पे ला रहे हैं, तो 40 से कम किया है आपने। -40 जैसी कोई चीज नहीं है, 40 पॉइंट से कम किया है। उसी तरीके से ये माइनस साइन सिर्फ डिकम्पोजिशन दिखा रहा है, और समवॉट ये जो ओवरऑल माइनस इससे डेवलप होगा उसको नलिफाई करने के लिए वी हैव टू पुट दिस माइनस। इवन दिस इज द रीजन व्हाई वी पुट दिस माइनस हेयर। सिंपल तो हम कहते हैं ना कि फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से कम थी, माइनस करने पे माइनस आ गया, फाइन। बट दिस माइनस ऑल्सो सिग्निफाइज कि भाई यहां पर क्योंकि ये डिकम्पोजिशन है, तो उसके इफेक्ट को, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड दिखाना है ना, उसके इफेक्ट को नेगेट करने के लिए वी हैव टू पुट दिस माइनस। तो अगर जेई एडवांस में वो इस तरह से पूछ लेता है तो ध्यान रखना, दिस माइनस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हाट? द नलिफाइंग इफेक्ट
ऑफ द नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ द रेट। ये इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक कुछ रेट में आनंद आना शुरू हुआ कि भाई रेट को हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया। अब एक चीज और समझना बच्चों, मैंने आपसे कहा कि 1:1 मोल के रेशियो की बात थी, इसलिए ऐसा हुआ। अब मान लीजिए रिएक्शन ऐसे होती, ये। अब क्या करते, अब तो रेशियो 2 का, 3 का और 1 का हो गया। 2, 3 मतलब 2, 3 और 1 का रेशियो आ गया। अब क्या करेंगे? हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो 1, 1, 1 यानी 1 मोल के हिसाब से ही होगा। और हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 मोल के हिसाब से करना चाहते हो तो इसको तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 1 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो भैया? -dA/2 dt will be equal to -dB/3 dt will be equal to plus dC/dt। कुछ नहीं करा भैया, स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर बात करोगे, यानी देखो 1 मोल डिकम्पोजिशन की रेट 1 मोल फॉर्मेशन की रेट के बराबर कर रहे हो। कोई और डिटेल में जानना चाहेगा अगर, तो जो हाफ एन आवर वाला अभी सेशन में इसमें ऐड करूंगा, जस्ट थोड़ा सा ये सीबीएसई वाला क्वेश्चन हटा दो बच्चों। देखो धीरे धीरे मैं भी आपके पूरे सिस्टम को समझ रहा हूं, बच्चों से इंटरेक्शन हो रहा है। देखो ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम एज ए डॉक्टर किसी पेशेंट को हम बात करते हैं, देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन चल रही है, ये परेशानी है और इसका ये ट्रीटमेंट होगा। बच्चों हम हमेशा एक ऐसी गलती कर जाते हैं अपने बारे में, और हमें लगता है कि हम तूफानी हो जाएंगे, कोई आएगा जादू की छड़ी घुमाएगा और आनंद आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, सीखना आपको है। और इंटरेक्शन करते मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ चीजों को बच्चों के सामने लाने के लिए थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, यानी ये चीज पहले और ये चीज बाद में, ताकि इजीली वो उस चीज को आराम से ले जाएं। देखो ये कुछ ऐसा है दोस्तों, अगर मैं प्रशांत सर, अमित सर सारी चीजें तुम्हारे सर पे फोड़ दें एक साथ, तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होना। ये तो ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए मैं परसों मैराथन दौड़ना चाहता हूं, वो भी इस मोटे शरीर के साथ। अभी तक तो मैं दौड़ ही नहीं रहा था भैया, 10 महीने से तो वैसे नहीं दौड़ रहे हैं, और मैं परसों दौड़ने चला जाऊंगा, आज तो मैराथन जीत के ही आऊंगा। अब मैं चाहे कितना भी पॉजिटिव सोच लूं, देखो ये बहुत जरूरी बात है बेटा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, जो आपको समझा रहा हूं काइनेटिक्स के अंदर, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं और इसी चीज से आपसे चाह भी रहा हूं। मैं कितना भी पॉजिटिव सोच लूं, क्या मैं मैराथन जीत जाऊंगा? सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं होता, सिर्फ टाइम टेबल बहुत अच्छा बनाने से नहीं होता। मैराथन दौड़ने के लिए आपकी बॉडी रेडी भी तो होनी चाहिए। और ये बड़ी कमाल की बात है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये जानते हैं कि भैया अगर रेस लगानी है तो 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कोई स्पोर्ट्स खेलना है तो 2-3 महीने तो एटलीस्ट अपने आप को एकोमोडेट करना पड़ेगा। लेकिन पेपर देना है तो हमें लगता है कि हमारा दिमाग तो ऐसी चीज है कि एक दिन पढ़ेंगे कल ही जाके टॉप मार देंगे। ऐसा कहां होता है भैया, दिमाग भी तो बॉडी का ही पार्ट है। क्यों इतनी गलतफहमी पाल लेते हो? तो धीरे धीरे हम वो चीजें आपको ऐड कर रहे हैं। सर ने भी कहा था, पांडे सर ने भी, कि भाई बोर्ड है, मेंस है, ते एडवांस है, ते नीट है, और वही स्ट्रेटेजी पूरी मैंने बनाई है। वही अमित सर ने और वही प्रशांत सर ने बनाई, और सभी टीचर्स ने प्रॉपरली, और मैं भी आपसे कम्युनिकेट करते हुए चीजें वैसे देता जा रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना बेटा,
अपने लेवल को पकड़ के इंक्रीज करते चले जाओ, लेकिन पैनिक मत हो जाओ कि मेरे से तो इतना मैंने टारगेट किया था मैं नहीं कर पाया। टारगेट देख के बनाओ। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे बढ़ाओ लेवल, तभी रेट पकड़ में आएगी, नहीं तो बत्ती बुझ जाएगी। यहां पर देखो बहुत सिंपल कहा मैंने, एक बार फिर से कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने बहुत सिंपली आपसे एक बात कही, भाई रेट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि रेट क्या है भैया? समथिंग जिसको टाइम के हिसाब से आप चेंज कर रहे हैं, वही रेट है। जैसे एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक फिक्स्ड टाइम में, एक फिक्स्ड टाइम वेंचर में कितनी चीजें चेंज हो रही हैं, वो रेट है। तो एक रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस हिसाब से कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, भैया यही तो रेट है। और उनका आपस में रिलेशन क्या है? 1 मोल के हिसाब से देखना है। कैसे देखना? 1 मोल रिएक्टेंट टूटेंगे तो 1 मोल प्रोडक्ट बनेंगे, और ये जो है ये इक्वल रहेगा, और यही हम रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। डन। और अगर समवॉट हम ये देख लेते हैं कि भाई यहां पर मोल का रेशियो 1:1 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी से डिवाइड कर दो, फिर तो 1:1 का आ जाएगा ना, काहे परेशान हो रहे हो? अब एक चीज आपको सोचनी है, इक्विवेलेंट का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है इसमें? आनंद आएगा, सोचना, नोट दिस पॉइंट। लेकिन वही जो वाकई में एडवांस में सर फोड़ना चाहते हैं वही सोचेंगे इसको कि इक्विवेलेंट का मैं इसमें कुछ पंगा ले सकता हूं। मैंने हर चैप्टर में लिया है, सॉल्यूशन में लिया था, इलेक्ट्रो में लगाया था, क्या यहां ले सकता हूं? नोट करना, आधे घंटे वाले सेशन में बात करेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस रेट ऑफ ए रिएक्शन। मेरे भाई फटाफट से रिएक्शन के लिखते लिखते इस रिएक्शन का नाम समझ में आ जाना चाहिए। हाँ भैया, नाम बताइए इस रिएक्शन का फटाफट। हाँ जी, सही बताया है, बॉश हैबर्स प्रोसेस। अब देखना मजा आएगा। इसकी अगर रेट लिखते हैं तो ये क्या आ रही है? मस्त आ रही है भैया रेट। ओए होए होए भैया 3dt, और ये प्लस लगा लो भैया, ये TH2 2dt। कुछ नहीं कहा, बहुत सिंपल सी बात थी। इसका 1 मोल था तो 1 ही रखा है, इसका 3 था तो 3 से डिवाइड करा है, इसका 2 था तो ये। अब वो आपसे खेलेगा इस तरह के सवालों में, क्या करेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। सॉरी, कह देगा भैया रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन तो ये है, लेट्स से दे दिया x, वैल्यू दे देगा, हम भी देंगे, सवालों में दे देंगे, कुछ चिंता नहीं। और कह देगा भैया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, निकालिए NH3। ये NH3 था भाई, H2 कैसे रह गया? काहे परेशानी हो गई? ये लीजिए, ठीक है भैया। तो करना कुछ नहीं है गुरु, ये वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ये दिया हुआ है x, इसको इधर ले जाना, 2/3 ऑफ x हो जाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? मतलब जो भी वैल्यू दे रखी हो इसकी। तो आपस में इंटर रिलेशन वाले सवालों को तो इस तरह फेंकेगा वो, कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान से देखो बोर्ड पे। बहुत सिंपल तरीका है बच्चों। क्या कहा? दोबारा सुन लो कि भाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालो। कुछ नहीं है गुरु, 1/3 इसका 1/2 इसके बराबर होता है जी, खत्म। वो दे रखा है तो 2/3 ऑफ x कर लो, खत्म हो गई कहानी, आ गया आंसर। इस तरीके से करेंगे इस तरह के सवालों को।
अभी एक्सप्रेशन के ऊपर बात चल ही रही थी कि दो महान वैज्ञानिक आ गए और इनके बारे में आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था। इनके बारे में इक्विलिब्रियम में भी आता है और ये दोनों बहुत कुछ बढ़िया समझा गए, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने जो समझाया वो एम्पिरिकल फॉर्मूला था, यानी समवट ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। और वो क्या था देखिए, इन्हीं के दिए हुए लॉ को कहा जाता है रेट लॉ। क्या कह देते हैं बच्चों? रेट लॉ। दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अरे बड़ी सीधी सी बात है भैया। दो बंदे थे, एक था आशीष और एक था राजू। अब दोनों की बीड़ी बनाने की फैक्ट्री थी, है ना जी। आशीष बीड़ी वाला, राजू बीड़ी वाला। अच्छा, आशीष थोड़ा सुस्त टाइप के आदमी है। अब कच्चा माल जो रॉ मटेरियल होता है वो कम लाके रखते थे फैक्ट्री में, और राजू भैया बहुत तेज थे हमारे, कच्चा माल पूरा भाई साहब। हर 2 घंटे में मजदूरों को, कर्मचारियों को फोन करके तंग करना। कितनी बीड़ी बना दी भाई साहब। और कच्चा माल जैसे ही खत्म होने वाला हो नया ले आते थे, रॉ मटेरियल ज्यादा था। तो किसके यहाँ बीड़ी बनने के चांसेस ज्यादा थे? राजू भाई के बीड़ी वाली फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बहुत था भैया। इधर तो आशीष भाई की फैक्ट्री में तो रॉ मटेरियल नहीं था भैया, तो रेट भी कम थी जी बीड़ी बनाने की, कम बीड़ी बनती थी। पता लगा बनाने वाले खाली बैठे हैं, खुद भी पी गए, आनंद चल रहा है जिंदगी में। तो रॉ मटेरियल कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी। ये ज्ञान दिया था हमारे गॉल्डबर्ग एंड वाजे ने। अब इन्होंने कहा रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चलिए, बड़ा आनंद था जी। अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ही बात कर रहे हो तो यहां और भी कुछ आना जरूरी हो गया। पहले तो लिख लेते हैं। मान लो A गोज टू B प्लस C रिएक्शन है, तो रेट जो है वो A की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। बहुत आसान है जी। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो K तो लगेगा। तो मेरे भाई ये रेट था, तो ये रेट कांस्टेंट हो गया है। समझ में आई बात? वो अगर रेट था तो वो रेट कांस्टेंट हो गया। अब क्या करें? अब देखते हैं। सर ये तो चलो आपने सही बात कर दी, बड़ा फायदा क्या है इसका? फायदा है, अब फायदा बताएंगे वो और क्या कर रहे हैं। आज की क्लास में जो जो बातें बताऊंगा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बड़ा मजेदार रहने वाला है। तो समझते जाना, परेशान मत होना। ये लिख लिया आपने? अभी तक बात हो गई रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। फिर बात कर ली है हमने रेट लॉ की। अब रेट लॉ की जब बात कर ली है भैया, तो रेट लॉ ने क्या बोला? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही रहेगा। अब भाई यहां से जरा समझना शुरू करना। ये गॉल्डबर्ग एंड वाजे का हमारा लॉ हो गया। यहां से 2 बातें दिमाग में और बैठानी है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ज्ञान इस चैप्टर में चलेगा। और वो क्या है भाई साहब? देखो अब क्या क्या बहुत जरूरी है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आपको पता होने चाहिए फॉर डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है सर? ऑर्डर ते मॉलिक्यूलैरिटी, यही समझा रहा हूं अभी बिना परेशान हुए। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट बहुत जरूरी है। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम पूरा एक तरह से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ते हैं, उसमें फिर हम हाफ लाइफ की बात करते हैं, उसमें से हम फुल लाइफ की गल करते हैं। तो वो सारी बातें इसके अंदर आएंगी। और फाइनली फिर अरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी ते बल्ले बल्ले। तो भाई साहब जो आज के टच कर रहा हूं ना पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी वाला ते कल करांगे। मतलब आज हम जो पॉइंट सारे कर रहे हैं उसमें से भी क्वेश्चन बहुत जरूरी फंसने हैं। अब ध्यान से समझना।
दो चीज आ गई जी, एक आ गया मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी, अरे भैया जस्ट अ सेकेंड, ये लो जी। हाँ, तो ये आ गया बच्चे, एक चीज आ गई मॉलिक्यूलैरिटी और एक आ गया ऑर्डर। चलिए जरा कॉन्सेप्ट सोचते हैं, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। ओ भाई साहब, एक मैच शुरू हुआ बहुत ही जोरदार तरीके से, और हमारे दो ओपनिंग बल्लेबाज बैटिंग करने चले गए। लेट्स से शिखर धवन ते रोहित शर्मा जी चले गए भाई साहब बैटिंग करने। हमें लगा कि यार ओपनर दो हैं, रिएक्शन में इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होगा। अब ये चीज है मॉलिक्यूलैरिटी। 5 ओवर के बाद हमने स्कोर देखा भाई साहब, 5 ओवर के बाद शर्मा जी ने फोड़ दिए थे लेट्स से 20 बॉलों पे 45 रन, और धवन साहब को मिली बॉलें 10 थी, वो बना पाए 12 रन के आसपास। तो इस समय पूरे मैच को कंट्रोल कौन कर रहा है? शर्मा जी कर रहे हैं भैया। तो शुरुआत हुई थी कि 2 बंदे खेलने गए हैं तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी, लेकिन क्योंकि यहां पर एक चीज ध्यान से समझो, दोनों में से एक बंदा पूरे मैच को इस समय कंट्रोल कर रहा है, तो वही एक तरह से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है। अब एक चीज समझना बच्चों, मॉलिक्यूलैरिटी को कहा जाता है सम ऑफ द रिएक्टिंग species in an elementary reaction। क्या मतलब हुआ जी इस बात का? क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन? जो एक स्टेप में हो जाए। बात पल्ले पड़ी? सिंपल रिएक्शन है जी, एक स्टेप में हो गई, आनंद आ गया, कोई बात नहीं। अब ये क्या है? ऑर्डर क्या है भाई? मॉलिक्यूलैरिटी तो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन के लिए हो गई। और एक चीज भी समझ लेना मेरे भाई, एक स्टेप में मैक्सिमम कितनी स्पीशीज एक साथ टकरा सकती हैं भैया? 3 टकरा सकती हैं। दिमाग चकराएगा 3 ही क्यों सर? अरे भाई डायमेंशन कितनी है रे सर? 3। तो चौथी डायमेंशन कहां से लाओगे? हाथी है रिएक्शन, रेयर में डाल दो उसको। किस में डाल दो? रेयर में। दिमाग में बैठाओ भैया, 3 डायमेंशन है, तो एक साथ एक स्टेप में 3 ही स्पीशीज मैक्सिमम टकरा सकती हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी होती है मैक्सिमम 3 मोर देन 3 जो हैं वो रेयर हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा रिएक्शन सिंपल है या नहीं? हम कैसे ज्ञान पे लेंगे? अरे कुछ ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है भाई। मैक्सिमम रिएक्शन अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स ही तो होंगी। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। वो बर्थडे मना रहे हैं, मान लो हम आज अपने ऑफिस में, हमें एक गुब्बारा लाए और टेबल के ऊपर हमने एक ड्रॉप जो है वो फेविकॉल की डाल दी। अब उससे एक गुब्बारा चिपकाने की कोशिश की, उसी से दूसरा गुब्बारा चिपकाने की कोशिश करी, उससे मैक्सिमम हमने तीसरा गुब्बारा चिपकाने की कोशिश करी, चौथा गुब्बारा फंसते। अब तो भाई अबे यार कंजूसी की भी हद हो गई, एक ही ड्रॉप में कितने गुब्बारे चिपकाओगे भाई? 3 चिपकाना ही भारी पड़ गया, चौथा तो और मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करेंगे? मान लो 20 गुब्बारे चिपकाने थे, तो अब एक ड्रॉप और डालेंगे, सेकेंड स्टेप आ गया रिएक्शन का। एक ड्रॉप और डालेंगे, थर्ड स्टेप आ गया रिएक्शन का। तो 20 गुब्बारे चिपकाने में पता नहीं कितने स्टेप आ जाएंगे। मल्टी स्टेप प्रोसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया। क्या हो गया बेटा? कॉम्प्लेक्स। मैक्सिमम रिएक्शन हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होती है। तो जो 1 स्टेप है वो सिंपल है, जो मल्टी स्टेप है वो कॉम्प्लेक्स है।
इज इट क्लियर गाइस? कोई टेंशन इसमें? आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसी चीज से हम मूव करेंगे आगे। ये एक्सपेरिमेंटली बताया जाता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली ओनली। ऑर्डर को यार थ्योरेटिकली कैसे बता दो कि भैया जब मैच शुरू ही नहीं हुआ तो आपको कैसे मालूम आज धवन जी मारने वाले हैं शर्मा जी? वो तो मैच शुरू होने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना। क्या पता दोनों ही निकल लिए, 0 ऑर्डर हो जाएगा हमारा, पहले ओवर में दोनों बाहर। यानी एक ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का, उसमें चेंज का, देखो यहां फर्क है बच्चों, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का इफेक्ट होना या उस कंसेंट्रेशन में चेंज का इफेक्ट होना। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के चेंज होने का रिएक्शन पे कोई इंपैक्ट ना होना, यानी 0 ऑर्डर। आए और चले गए बैट्समैन, दोनों ही तोड़ रहे हैं भाई साहब, दोनों ने 15-15 बॉलों पे मार दिए 70-70 रन, फोड़ कर रख दिया बिल्कुल ही, ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो जब तक मैच शुरू नहीं हुआ है तब तक कैसे बताओगे कि ऑर्डर क्या होगा? तो मॉलिक्यूलैरिटी तो थ्योरेटिकली ज्ञान पेल सकते हो, रिएक्शन को देख लो, एलिमेंट्री रिएक्शन को, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के बारे में बात कर लो, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के बारे में ज्ञान पेल लो, काम खत्म। कोई टेंशन बाबू, आसान कॉन्सेप्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटली आएगा जी। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती जी। सर ये क्या मजाक है, 0 क्यों नहीं? अरे भैया जब कोई रिएक्टिंग, भाई ओपनर बैट्समैन ही नहीं आए, मैच खिला लोगे? खिलाड़ी नहीं है, मैच खिला लोगे? नहीं, नहीं हो सकता। तो एक बात ये समझ लेना बालक, बहुत जरूरी है इस मामले में कि अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप प्रोसेस है, अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप प्रोसेस है यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो भी बना तो वो सिंगल सिंगल स्टेप से ही होगा। बूंद बूंद से बनता सागर। चलो अब एक बार इस पूरे को दिमाग में उठाते हैं। मॉलिक्यूलरिटी सिंगल स्टेप प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, परंतु सिंगल स्टेप प्रोसेस आपस में मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए हम ऑर्डर की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर सिंपल में नहीं लग सकता, नहीं, तो ऑर्डर सिंपल में भी लगता है और कॉम्प्लेक्स में भी लगता है, परंतु मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ सिंपल में लगता है और कॉम्प्लेक्स में नहीं लगता है। क्लियर है जी बात? बड़ा आसान, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अरे केमिस्ट्री तो टफ है ही नहीं ना गुरु, सबसे आसान तो यही है। हल्ला मचा देते हैं कि सर हमें डर लग रहा है केमिस्ट्री में। देखो डरो मत गुरु, इंसान डरता किससे है? जिसे वो जानता नहीं है। और अगर तुम नहीं जानते हो तो घबराओ मत, हम 3 तो जानते हैं ना, एपी जी तो जानते हैं ना, अमित, प्रशांत, गौरव तो जानते हैं ना, और वो जानते हैं कि तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन ना लो। अभी लास्ट थोड़ा सा हमारी थोड़ी तबीयत नासाज रही, देख रहे ना अमित सर के आए नहीं आए फटाफट, तो घबराओ मत, हम तीनों लगे हैं आपके लिए, परेशान मत। तो ये सिंपल थे कॉम्प्लेक्स, बात समझ में आ रही है? तो मॉलिक्यूलरिटी सिंपल में ही एप्लीकेबल है। आहा, सादा जीवन उच्च विचार है मॉलिक्यूलरिटी का, परंतु ऑर्डर दोनों में एप्लीकेबल है। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो जाएंगे। अब एक चीज समझना बच्चों, ऑर्डर को अगर डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे करेंगे? सम ऑफ द पावर्स of the reactants in rate law। जब आप रेट लॉ लिखते हैं तो आपको देखना है जो सम ऑफ द पावर्स हैं, यानी मान लीजिए
2a प्लस 2b गोज टू c है। तो रिएक्टेंट की पावर क्या लगाओगे? a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये लगाओगे ना। अभी इस बात को अपने दिमाग में रखना, अगली स्लाइड तक लगाना मत, बस रखना, अभी उसकी बेइज्जती करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में दो बात चल रही है। पहली चल रही है मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। मॉलिक्युलरिटी ये है, ऑर्डर ये है। मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल है, ऑर्डर प्रैक्टिकल है। बिना एक्सपेरिमेंट नहीं बता सकते हो ना यार ऑर्डर को। एम आई क्लियर विद दिस? अब जरा समझना। आनंद अब क्या है, जब हम लिखते हैं ना भाई 2a गोज टू b, इक्विलिब्रियम के जमाने से आपको यह कहा गया था कि जब रेट लिखते हैं तो इसकी जो कोफिशिएंट होता है वो पावर बना लो। चलो जी बना तो लेंगे, बट क्यों बना लो? इसका जो कोफिशिएंट होता है वो पावर बना लो, बट क्यों बना लो? पूछा नहीं ना आपने? पूछते तो सर मैं ही नहीं, हमें बता दो कि ऐसा होता है, हम मान लेते हैं ऐसा होता है, बस हम हिंदुस्तानी। छोड़ो सोचने की बातें, सोचने की बात पुरानी। नंबर दे दो, पास करा दो, डिग्री लें और जाएं। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अरे यही तो मुसीबत है भाई। सोचो, बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। 2a का मतलब क्या है भैया? ए और गल्डबर्ग एंड वाजे की आत्मा ये सोच के बहुत दुखी होगी कि उसके पढ़ने वाले बच्चे इतनी सी बात नहीं सोच पाए क्या? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो मेरे भाई रेट इस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए स्क्वायर होता है भाई। बात समझ में आ रही है? सिंपल लॉजिक, सादा जीवन उच्च विचार, पावर की बात। ठीक है, चलिए। लेकिन मान लीजिए a प्लस बी गोज टू सी, अब क्या होगा? a प्लस बी गोज टू सी, अब क्या होगा? अब अलग आनंद है। अब बच्चों मान लो, इसके भी मैं 2 कर देता हूं। ऑर्डर अगर निकालना है तो पहले इस रिएक्शन को होने दो। बात समझ में आ रही है? इस रिएक्शन को होने दो, और जब ये रिएक्शन होने लगे तो डेटा को कलेक्ट करके टेबुलर फॉर्म में ले आओ। एक टेबल बनाओ। क्या करो? एक टेबल बनाओ। ए की कंसंट्रेशन ते बी की कंसंट्रेशन ते रेट ऑफ द रिएक्शन। अरे भाई, ए की कंसंट्रेशन ते बी की कंसंट्रेशन ते रेट ऑफ द रिएक्शन, कितना आसान है। अब देखो मजा। हमें ना बच्चों मेडिकल साइंस में ऐसा करते हैं। हमारे पास कोई पेशेंट आता है, कहता है सर जी मेरे ना ये खाने से ये हो जाता है। अब वो तो ये बताएगा नहीं, वो तो ये बताएगा कि हमारे तो ये तकलीफ है। अब हम क्या करते हैं? डिफरेंशियली डायग्नोज करते हैं। 2 वर्ड बोले तो क्या सर आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगाते हो? नहीं भैया, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ तोड़ के करना। याद है ना, मैं आपसे क्लास में कहता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब वर्कशॉप लेता हूं, मैं आपसे क्या कहता हूं? समस्या को तोड़ तोड़ के देखो, एक साथ मत देखो। उसका समाधान मिल जाएगा। गिवन क्या है ये देखो, निकालना क्या है ये देखो, इन दोनों में ब्रिज बनाओ, समाधान मिलेगा। और उसको रोते रहोगे तो खुद ब खुद तो समस्या सॉल्व नहीं होगी, खुद ब खुद तो समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। सो दैट मीन्स यू हैव टू थिंक इन ए प्रॉपर वे कि क्या गिवन है, क्या निकालना है, तोड़ तोड़ के। सो हम भी देखते हैं कि भाई साहब
ये समस्या बता रहे हैं हमारे साहब, ये खाते हैं, ये ऐसे से रहते हैं, ये दवाइयाँ खाई थी, अब हमने तोड़ लिया। अब हमने कहा क्या ये खाया था आपने? हाँ जी। क्या पहले भी इसे खाने से हुआ था? हाँ जी। तो भाई इसी से एलर्जी है आपको। यानी यही वो फैक्टर है जो आपकी बीमारी में मेन पार्ट कर रहा है, और इसी को जितनी बार खाओगे बीमारी बढ़ाते चले जाओगे। यही सिंपल सी बात हम यहां देखेंगे। हम यहां पर रेट देखेंगे, मान लो ए बी सी रेट देख ली। अब इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली 1 ले ली, इसकी 2 ले ली, इसकी 3 ले ली, और यहां पर 2 ले ली। मतलब ऐसे पॉइंट देखना है जैसे हम यहां से यहां देखें, ये यहां भी 2 है, ये यहां भी 2 है। तो अब इन दोनों पॉइंट पे बी की कंसंट्रेशन का रिएक्शन रेट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा ना यार। कैसे? अरे यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, सेम ही तो इंपैक्ट आएगा ना उसका। तो सब्जी में रोज ही 2 चम्मच हल्दी जा रही थी, आज अचानक से स्वाद बड़ा अच्छा लगा। मम्मी से जाके पूछा, मम्मी आज कौन सा मसाला डाल दिया है, अलग ही स्वाद है। मम्मी कैसे पहचानेंगी? भाई हल्दी तो 2 चम्मच रोज ही सब्जी में जा रही थी, आज ये सब्जी मसाला ऐड किया है। मसालों वालों सावधान, मुझसे ऐड कराना है तो बताओ, है ना। तो यहां पर ये नया मसाला ऐड किया है, तो इसी मसाले की वजह से ये स्वाद आया है। यही करा है ना आपने। तो इसकी कंसंट्रेशन इन 2 पॉइंट पे सेम है। हल्दी तो 2 ही चम्मच गई है। तो अगर यहां रिएक्शन 2 थी और यहां रिएक्शन 8 है, इस समय रिएक्शन की रेट 2 थी, इस समय रिएक्शन की रेट 8 है, और ये भी 1 से 4 है, यानी ए की कंसंट्रेशन 1 से 4 करी तो रिएक्शन रेट 2 से 8 हो गई। तो अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए 4 टाइम करता हूं तो रिएक्शन रेट भी 4 टाइम हो जाती है, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अगर 16 टाइम है तो स्क्वायर कर लेते भैया। अब ये यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 2 से 3 हुई है, तो यहां पर रेट का इफेक्ट देख लो, वो बी के इंपैक्ट पे जाएगी। तो यहां पर अगर मैं 1 लगा दूं, इसका मतलब विद ए जो ऑर्डर है वो 1 है। ये आनंद है। यानी जैसे जैसे आप ए की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक उसी अनुपात में, उसी रेशो में रिएक्शन रेट भी बढ़ती जाएगी। आप रेट ऑफ ए डबल करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। बात पल्ले पड़ गई। ये चीज होती है ऑर्डर। और अभी तो ऑर्डर पे पूरा लंबा लेक्चर होगा, टेंशन ही नहीं। लेकिन आज की बात में भी आप अगर ये समझ गए तो बस मोर देन इनफ है। इस प्रकार बच्चों ऑर्डर निकाला जाता है। तो ऑर्डर को डिफाइन करने में ये हम लाइन यूज कर लेते हैं, सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ, और व्हाट यू कैन आल्सो सेड सम ऑफ the power of the influencing reactant, sum of the power of the influencing reactant, यानी जो रिएक्शन रेट पे अफेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को क्या बोला जाएगा, उन्हीं की पावर को ऐड कर लोगे, वही आपका ऑर्डर है। डन है बच्चों? चलिए तो यहां पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यूनिट्स ऑफ। अब ये बहुत जरूरी है। फॉर डिफरेंट ऑर्डर। सर बोर्ड के सामने से तो हटो, हट गए जी, परेशान क्या है? थोड़ा साफ लिखना चाहते हैं तब बोर्ड के सामने आ जाते हैं, है ना, कोई टेंशन नहीं।
तो यूनिट्स ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक बात ध्यान रखना बच्चों, मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं होती, मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शन नहीं होती। ऑर्डर भाई साहब जीरो करा लो, ऑर्डर भाई साहब फ्रैक्शन करा लो, मॉलिक्यूलैरिटी 3 के ऊपर नहीं जाती। ये हमारे भाई साहब बहुत ही अजीब हैं, ये जहां मर्जी चले जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं, हिसाब से इनकी फिक्स है। चलिए, तो यूनिट्स ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर। तो नंबर 1 फॉर जीरो ऑर्डर। सर ये के क्या है? अरे भाई भूल गए क्या? रेट कांस्टेंट। तो अब देखना जरा, रेट होती है माइनस dA/dt। ये मैं कहां से लाया बच्चे? रेट एक्सप्रेशन से। रेट होती है KA। ये कहां से लाया? रेट लॉ से। बराबर कर दी। क्यों सर? अरे भाई वो भी रेट, अजीब सी बात है। कचौड़ी 20 रुपए की, समोसा 20 रुपए का, तो टोकन तो एक ही कटवा लो, परेशान क्यों हो रहे हो? तो ये भी रेट, लो जी बराबर, खत्म। चलो जी अब यूनिट निकालते हैं। किसकी भाई? इसकी। बात पल्ले पड़ गई। चलिए इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं फॉर जीरो ऑर्डर। यहां पे क्या करेंगे? अच्छा, माइनस साइन को तो मिट्टी पाओ, टेंशन ही नहीं। तो किसकी? तो वो तो यूनिट में थोड़ी आएगा, माइनस की यूनिट होती है क्या? नहीं ना, फिर तो ये लो खाली। तो ये मोल पर लीटर अपॉन इसकी क्या है भाई साहब? सेकेंड। और के ए की पावर 0। सर ए की पावर 0 क्यों? अभी क्या बताया था? सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। खत्म। तो अगर जीरो ऑर्डर है तो ए की पावर क्या रहेगी? 0। तो भाई साहब किसी की भी पावर 0 तो 1 है ना। तो के की यूनिट क्या गई भैया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर के लिए बड़े ही आनंददायक सिचुएशन में आ गई। फटाफट लिखो और खुद एक बार नोट करो जी। उसको खुद भी करें, वो भी बहुत जरूरी है भाई साहब। हम जरा एक घुट पानी मारेंगे, खुद भी करें जरा। सर जी का रिवीजन थोड़ी कराना है, खुद पढ़ना है। पढ़ ले बेटा। चलिए जी, तो आगे का माहौल बनाते हैं। तो ये हो गया है जीरो ऑर्डर के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर भाई साहब, फर्स्ट ऑर्डर में क्या करेंगे? वही है माइनस dA/dt के ए की पावर 1। बहुत आसान है जी। चलिए, ये आ गया मोल पर लीटर बाय सेकेंड। और ये भी क्या है? मोल पर लीटर। इसको इससे उड़ा दो तो के क्या आ गया? पर सेकेंड आ गया। हलवा हो गया भाई साहब। तो आप के की यूनिट देखकर ही रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो। कोई परेशानी भाई किसी को है तो बता दो भैया फटाफट। सवाल आ गया आपके सामने तूफानी तरीके से। अब ये गुरुजी बता रहे हैं आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ये तो जज्बाती हो गया। क्यों जज्बाती हो गया भैया? पर सेकंड हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब कई बच्चे यहां पर लगाना चाहेंगे ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला देखा था सर मैंने ना फलाने स्टडी मटेरियल के अंदर। जज्बाती बच्चों, अगर एनसीईआरटी की बात कर रहे हो और बोर्ड की बात कर रहे हो, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो क्या भला सीबीएसई हो,
तो वहां तो अगर ऑर्डर निकालने का ज्ञान पेल रहा है तो ध्यान रखना 90% केसेस में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से ही आ जाएगा। अच्छा, ये किसकी होनी चाहिए? जीरो की हुई या नहीं हुई? सर जीरो में तो पर मोल तो नहीं था, तो सोचो भाई, सेकेंड ऑर्डर निकाल लो ना गुरु। सर आपने नहीं निकलवाया, हाँ जो भी कराएगा मास्टर कराएगा, टेंशन नहीं है, हम नहीं करेंगे। ले भाई, यहां पर क्या है पुत्र? मोल पर लीटर का स्क्वायर, और ये क्या है? मोल पर लीटर, और ये क्या है जी? सेकंड। उड़ा दो, इसको नीचे ले जाओ, पर मोल लीटर पर सेकंड, तो ये कौन सा हो गया भैया? सेकंड ऑर्डर। चलो कॉपी पे बिंदास तरीके से थर्ड का भी निकाल लो, अब निकाल भी लेना खुद, ठीक है जी। चलिए, जज्बाती नहीं होना है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई भैया बात? चलिए, खैर ये तो खासियत है भैया हमारे स्मार्ट बोर्ड की, आराम से क्वेश्चन बाजी हम आराम से घुमा सकते हैं, है ना। चलो चलिए भाई साहब, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की बात तो तहे दिल से कर ली। अब एक बार बता देता हूं फिर से क्या क्या चीज चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, जो स्टेट बोर्ड में हो, एनसीईआरटी हो, सीबीएसई, सब में क्या आने वाला देखो जरा। सबसे पहले आएगा बेटा रेट एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन, नोट करो फटाफट, ये तो आने ही आने चाहिए। ये आ गया तो काइनेटिक्स आ गया, बाकी तो ज्ञान है। दूसरा है जी रेट लॉ, तीसरा है जी यूनिट्स ऑफ के, चौथा है जी फर्स्ट ऑर्डर वाली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हो ये क्या है सर, ये तो नहीं बताई। अरे बता रहे हैं भाई, परेशान क्यों हो रहे हो। फिर आएगा जी अर्हीनियस अंकल, सर ये तो वहां भी थे, क्या था वो, एसिड बेस खूनी, वहां भी थे। हाँ जी हाँ जी, इनका भी ज्ञान चिपकाएंगे। और फिर एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड सवाल। ये 6 टॉपिक जिसको आ गए उसका आनंद आ गया जिंदगी। सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो नहीं लिखवाया ना, तो नीट में है भैया, क्योंकि कहानी क्या है ना, देखो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है नीट और जेईई मेन, और उसमें भी मोस्ट अगर मैं बताऊं तो इसी के अंदर कवर हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये है जी बोर्ड, स्टेट हो चाहे कुछ, और इस बार तो वैसे ही बहुत लिमिटेड है, इन्हीं में से घूम के आना है, तो परेशान होनी नहीं है बात। चलिए नोट कर लिया, अब देखते हैं जरा। सर आपने एक वर्ड यूज करा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये क्या है भाई साहब? अरे कुछ नहीं, चीजों को पढ़ने के लिए 2 तरीके यूज किए जाते हैं। नंबर 1 भाई साहब डिफरेंशिएशन, तोड़ तोड़ के पढ़ना, इंटीग्रेशन जोड़ जोड़ के पढ़ना। फिर सोचो अपने क्लास 10th साइंस की वो किताब, बायोलॉजी का चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर ये करता है, पैंक्रियाज ये करता है, स्टमक में ये कहानी है, इंटेस्टाइन में ये कहानी है। तो वो तोड़ तोड़ के सारे सिस्टम को देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम एज अ होल पढ़ोगे दैट इज इंटीग्रेशन, और तोड़ तोड़ के पढ़ोगे दैट इज डिफरेंशिएशन। एम आई क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। और सबसे पहले इसमें हम ज्ञान लेंगे बच्चे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर। तो आज की क्लास में तो फर्स्ट ऑर्डर बताना लाजमी सी बात है। चलिए पेन चेंज करते हैं, हरे में अब व्हाइट पे आते हैं। हरे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, आईएएस वाला पेन होता है ना बेटा, हरा। चलिए सो गुरु अब देखो मजा भाई, माइनस dA by dt इज इक्वल टू KA
की पावर 1। बहुत ही आराम आराम से समझेंगे। पहली बात तो ये कि इंटीग्रेशन कर क्यों रहे हैं। अभी बताया सर ने, जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, तो जोड़ जोड़ के पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोसेस तो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी मल्टीपल एलिमेंट्री रिएक्शन को जोड़ के एक प्रोसेस होता है। तो मेरे दोस्त इंटीग्रेशन करना तो जरूरी है। तो अब क्या किया जाए? साजिश देखो, ए को नीचे लिया और टी को यहां ले जाओ। अब क्या करेंगे? अरे माइनस को बाहर फेंको। 1/x dx क्या होता है बेटा? ln x। माइनस बाहर रखो, ln x, मतलब यहां पर तो a है तो ln a, a1 से a2 kt। बढ़िया आनंद आता हुआ या नहीं? अब देखो मजा, माइनस बाहर रखो, ln क्या हो जाएगा? ln a2 माइनस ln a1, तो ये हो जाएगा a2/a1 kt। बिल्कुल सिंपल चल रहा भाई। माइनस अंदर ले गए, ln a1/a2 kt। वंस मोर, अब आ जाओ IS वाला कलर। मेरे बच्चों, जहां पर कनेक्शन टूटा, बफरिंग वहीं चालू हो जाएगी। जहां फोकस गया, बफरिंग वहीं चालू हो जाएगी, बैकलॉग वहीं से बनेगा, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? फोकस। आओ मेरी तरफ। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन करके निकाल रहे थे, -dA/dt, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ। सुबह से इस पे बात कर रहा हूं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे भाई a1 से a2 जा रहे हैं, माइनस का साइन था, ये लगाया, ये करा, और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x। अब ये मत कहना सर जी इंटीग्रेशन पढ़ा दो गुरु, ये तो ऐसे ही याद कर लो फिलहाल अगर, लेकिन ये तो सिंपल होगा ना, इंटीग्रेशन वाला तो पता ही होगा, इतना मैथ्स तो किया ही होगा फिजिक्स में भी। तो माइनस ln ये आया, ln a2 माइनस ln a1 था, लॉग में ऐसे लिखा जाता है, माइनस बार था, ये रिवर्स हो गया और ये मेरे पास आता हुआ, ये नेचुरल लॉग था, प्राकृतिक लॉग, इसको लॉग बेस 10 में लाएंगे। लाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये ज्ञान आता हुआ। अब बच्चे एक चीज समझना, फाइनल इक्वेशन क्या बनी? डन है, फाइनल ये बन गई। अब सुनो ध्यान से, ये टाइम टेकिंग है, कहां से कहां? ये थी इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआती सांद्रता, ठीक है जी। कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर कुछ वर्ड हिंदी के आ जाएं तो आनंद आ जाएगा, हम थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझेंगे। तो कंसंट्रेशन माने सांद्रता, तो ये प्रारंभिक सांद्रता है, और ये फाइनल कंसंट्रेशन यानी बची कुछ ही सांद्रता, है ना? कितना है? तो ये है जी फाइनल कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखना, ये लेफ्ट आउट है। तो जो आप करते हो ना वो a माइनस एक्स वाली कहानी, उस पर लाऊंगा जब तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये बचा कुछ है। तो टाइम टेकन
ये मेरी इक्वेशन आती हुई। किसी बालक को यहां तक डाउट है? बहुत ही आसान है, सिंपल से एक रिएक्शन है। क्या कर रहे हैं हम भैया? रेट एक्सप्रेशन से शुरुआत करी, मैं तो बताता ही कनेक्शन के साथ हूं। रेट एक्सप्रेशन से शुरुआत करी, रेट लॉ पे ले गए, रेट लॉ से के की यूनिट निकाली, के की यूनिट से हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन निकाला। और अब वो सारे सवाल जो प्रमुखता से पूछे जाएंगे, आइए समझते हैं। और ऐड करो भाई। हाँ सर, रेट आपने निकाल ली, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा ये निकालते हैं। आओ, यानी लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा। अब देखो, हमारे पास टाइम निकालने के लिए 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, फाइनल 0 हो गई। ओ हो 100/0। सर कैसे निकालेंगे इसको? ये तो धज्जियां उड़ गई, इन्फिनिटी चला गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यू कैन नॉट डिटरमाइन द लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। खत्म ही नहीं होती है, चलती चली जाती है। हिरोशिमा नागासाकी में बम फटा, आज तक रिएक्शन जारी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जब मैंने बात करी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, खत्म ही नहीं होती, जारी है, चलती चली जा रही है। मजा आ रहा भैया? तो ये आया, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट लाइफ टाइम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, अब क्या करेंगे सर? फिर कहीं तो कुछ पैरामीटर होना चाहिए ना। हाँ, तो पैरामीटर बना लेंगे, घबरा क्या रहे हो? फुल लाइफ नहीं निकाल पा रहे, आधी जिंदगी निकाल लो ना। रिएक्शन खत्म नहीं हो पा रही है, कोई नहीं, 0 नहीं ले सकते ना नीचे, आधी ले लो। आधी जिंदगी कब पूरी करी? तो हाफ लाइफ एक पैरामीटर हो गया। फुल लाइफ टाइम नहीं बना पा रहे थे, हाफ लाइफ कर लिया। तो हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन सफेद से लिखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। अब सुनो बालक, टाइम निकालना है। अब ये क्या आया? इसे करो टी हाफ। टी हाफ माने हाफ लाइफ, सिंपल। 2.303 अपॉन के log 2। टी हाफ कितना हो गया? 0.693 अपॉन के। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूला है हाफ लाइफ का आ गया। किसका आ गया? हाफ लाइफ का। अब देखो आनंद, इस के को, जो कि रेट कांस्टेंट है, इसको हम बोलेंगे यहां पर लैम्डा, और इसको बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर आप बात कर रहे हो डिसोसिएशन की, टूटने की। सो के क्या था भाई? रेट कांस्टेंट, लैम्डा, उसी का हमने प्रेजेंटेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो ऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट आर रेट कांस्टेंट, बट ऑल रेट कांस्टेंट आर नॉट डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस पे बहुत बात होनी है, नोट कर लो। ऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट आर रेट कांस्टेंट, बट ऑल रेट कांस्टेंट आर नॉट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये हाफ लाइफ होती हुई चलिए जरा,
सवाल सीधा, कुछ भी नहीं, पढ़ लो एक बार, हो जाएगा अभी, बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ निकालनी है, आ गया, फर्स्ट ऑर्डर है, सो टी हाफ 0.693 अपॉन लैम्डा। ये क्लियर था ना बेटा, 0.693 कैसा है? भाई log 2 था यहां पर, मैंने लास्ट टाइम बताया था log 2 की वैल्यू 0.3010, याद रखो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो log 2 था यहां पर, तो यहां हमने ले लिया। चलिए, तो ये वाला हो गया। चलो ये वाला करो, बहुत आसान सवाल। देखो बच्चों, यहां पर कह रहा है a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition। फिर से वही चीज, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, 40 मिनट लिए उसने 30% डिकम्पोजिशन के लिए। टी हाफ निकालना है, फॉर्मूला यूज क्या होगा? कहानी लैम्डा की रह गई, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर है। देख रहे हैं एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पे पूछे गए हैं, कोई टेंशन नहीं है उसकी। तो अब भाई के कैसे निकलेगा, वो नहीं लैम्डा कैसे, वो आ जाए तो काम खत्म। टी हाफ निकालना, टी हाफ के लिए तो 0.693 अपॉन लैम्डा चाहिए। लैम्डा कैसे निकालोगे गुरु? अरे बड़ा आसान है, भाई ने वैल्यू दे रखी है, लगाओ, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग 30% डिकम्पोज हो गया, तो इनिशियल ले लो 100, 30% डिकम्पोज हुआ, बचा कितना? 70। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, 30% डिकम्पोजिशन में नीचे 30 लिख जाते हैं। अरे हमने क्या बताया है, 30% डिकम्पोजिशन मतलब बचा हुआ लिखना है ना यहां पर, तो यहां 70 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 70। और टाइम कितना है? 40 मिनट्स। अब ध्यान रखो, या तो 40 को सेकंड में चेंज करके यहां लिखो, और नहीं तो के की यूनिट में पर सेकंड की जगह पर मिनट कर देना। ये ध्यान रखना, कई बार वो घंटे में दे देगा, कई बार वो साल में दे देगा। अब सालों को और घंटों को तो सेकंड में चेंज करते करते और कैलकुलेट करते करते बावले हो जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। के की यूनिट में आया था ना पर सेकंड, उसको पर मिनट या पर आर ये कर देना, या पर ईयर कर देना। ध्यान रखना, यूनिट में लिख देना जरूर, नहीं तो चेकर धुएं उड़ा देगा। ये बात बड़ी ध्यान रखना। आ गया ये वाला सवाल भी, बहुत आसान। चलिए, कहां गया? हाँ। अरे आ गया ना, हाँ ठीक है। चलिए ये वाला सवाल देखिए फटाफट। The rate constant for a first order reaction, the rate constant for a first order reaction is 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration to the 1/16th value? हा, टाइम पूछ रहा है, सब कुछ दे चुका है, 60 यहां लगाओ। अच्छा गिवन थे, अब कैलकुलेट लिख लेना,
मैंने नहीं लिखवाया इसमें, तो हमने नहीं लिखा, ये मत करना। लॉग अगर इनिशियल x थी तो फाइनल 1/16x होगी, क्योंकि ये कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। क्लियर है बात मेरी? तो बेटा ये आया कहानी। अब इसको जरा सिंपल सिंपल सोचो। x से 10 उड़ गया, ये ऊपर आ गया, log 16 हो गया। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर लॉग नहीं आता है रे, तो लॉग के बारे में बताया तो था मैंने लास्ट टाइम भी कि कुछ ही वैल्यू याद रखो, log 2 3 4 5, 4 तो रखनी नहीं, log 2 3 5 7 और 9 10 तो 1 होता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत आसान, 2.3/60 log क्या कर दूं भाई, 2 की पावर 4 कर दूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये क्या हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा। log 2 कितना होता है 0.3010, खत्म। आ गया जी आंसर, बहुत सिंपल है। सर इसको थोड़ा साफ लिख दो, लिख देते हैं भाई साहब। वो बीच में माइक्रोसॉफ्ट भी तो प्रकट हो गए थे अचानक से गजब ढाते हुए। इसको देखो भैया, ये 2.3 को 2.3 लिखा है हमने, ये 60 लिखा है, log 2 की पावर 4 था। फिर सुन लो, log n की पावर n इज n log m। अब क्या हो जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, ये काट लो, 15 रह जाएगा, तो 2.3.3 ठीक है जी। बात पल्ले पड़ गई भाई साहब, सॉल्व कर दिया मैंने पूरा, यही आपका टाइम आ गया। तो लॉग निकालने में इतनी परेशानी नहीं करनी है। log 2, log 3, log 5, log 7, log 9 और log 10 तो 1 होता ही है, ये ध्यान रखना है। और फिर कोशिश करनी है कि इस तरह कन्वर्ट करके log की आइडेंटिटीज को यूज कर लो। हो गया ये सवाल भी? चलिए जी, ये एनसीईआरटी के सारे सवाल हमने यहां पर लिखे हुए हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम बिलो कैलकुलेट द एवरेज रेट। कुछ भी नहीं है भैया, एवरेज रेट क्या करनी है, ये मान लो C2, ये मान लो C1, ये मान लो T2, ये मान लो T1, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, इसकी आ गई। फिर इसकी निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, बावले हो जाओ निकालते हुए, टेबल बना लो। बट डिवीजन चेक कर रहा है एनसीईआरटी की, डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, ये तो चलो बहुत ही ज्ञानी बालक हो, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ हो जाएगा। और क्या है भैया इसमें, ये तो हो गया, ये हो गया, ये क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ब्लैक पेन, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at this has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration is this, initial concentration ये रही, and after 184 minutes delta T ये रहा, it is reduced to this. The reaction takes place according to the equation. Calculate the average rate. अब बताओ, मजाक चल रहा है बिल्कुल ही। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, C2 माइनस C1 अपॉन टाइम, आवर्स मिनट एंड सेकेंड। गुरु ये चाह रहा है कि आप क्या ये जानते हैं कि 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, है ना? नहीं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये तो पता है ना ज्ञानी आदमी। कंफ्यूज मत हो जाना भैया, अगर घंटे की बात कर रहा है और सेकंड निकालने हैं, यहाँ बच्चे एक बार गलत कराए थे, 1 आवर में 60 मिनट है और 60 मिनट में 60 सेकंड है। एक ज्ञानी बालक से 60 करके आ गया था, होशियार बच्चा था, वहां थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। परेशान नहीं, ध्यान रखना। तो ये आपसे चेक करवा रहा है कि क्या आप जानते हैं इन बातों को कि इतने इतने घंटे वंटे होते हैं। और दूसरा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बेटा जो आप इसकी रेट निकालेंगे,
क्या भला, इसकी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकालेंगे, वही चीज जो मैंने बोला था, यानी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, अपॉन 2 dt इज इक्वल टू NO2 के रिलेशन में निकालो प्लस dNO2 अपॉन 4 dt। तो इसका चाहिए, यानी ये पूछ रहा है आपसे ये, तो जो ये निकालोगे रेट, उसको 4 यहां ले जाना, 4/2 हो जाएगा, तो 1/2 कर देना उसका, इसका आ जाएगा। ये जो सवाल कह रहा हूं ना करने को, ये करके कल फिर दिखाने हैं टेलीग्राम ग्रुप पे एज अ प्रूफ। मैं देखता जरूर हूं कितने बच्चे कर रहे हैं, अभी कम ही कर रहे हैं बच्चे। अमित सर वाला काम भी मैंने देखा था आज ग्रुप में, कल बच्चों ने करा हुआ था। ये क्या है, करो भाई, सवाल नहीं करो तो मजा नहीं आएगा ऐसे। अच्छा, ये रेट वाला बता दिया था मैंने आपको, ओवरऑल रेट निकालनी है, ये रेट एक्सप्रेशन है, बस कुछ नहीं है भैया। ऑर्डर कैसे निकलता है, जो रेट लॉ के होते हैं, रिएक्टेंट की पावर ऐड कर दो। ऐड करना आता है, बहुत ही खुशी की बात है, फिर तो आता है। तो द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। ये क्या हुआ, अच्छा ये यहां कट रहा है, ठीक है जी। अब देखो बेटा, इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है, यानी A1 दे रखा है, ये रहा A1। द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट इज दिस। मुझे गिवन में A1 पता है, मुझे A2 पता है, मुझे टाइम पता है, ठीक है जी। और इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, वाज दिस, द कंसेंट्रेशन ऑफ N2 आफ्टर दिस इज दिस, और मुझे निकालना है K। तो बेटा टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A1 बाय A2। अब भाई साहब ने ये भी दिया है, भाई साहब ने ये भी दिया है, ये भी दिया, ये पूछा है, 4 में से 3 चीज दे दी, चौथी निकालो। अब ये भी नहीं होगा तो फिर तो चलो आनंद ही आ जाएगा। क्लियर है बेटा, करके ये कल फिर दिखाना है मुझे कि हाँ जी ये ग्रुप में आ गया है। चलिए भाई साहब, तो अगला देख लेते हैं, ये वाला सवाल। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे गुरु, तो ध्यान रखना जरा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। अच्छा जी, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन लैम्डा। क्योंकि एक ही रिएक्शन की बात, दो अलग रिएक्शन को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, कंपेयर के लिए तो सेम ही चाहिए ना। लॉग 100/1, क्योंकि 99% तो कंप्लीशन हो चुका है। जब भी ऐसा सवाल आए ऐसे करेंगे। अरे ऐसा सवाल क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब भी दो चीज कंपेयर करनी हो तो क्या करोगे, डिवाइड तो करोगे। अब मान लो जयेश जी हमारे हैं 60 किलो के, हमें 110 किलो के, अब वेट कंपेयर करना, डबल कैसे नहीं बताओगे, गौरव डबल है। अरे दोनों के मास को डिवाइड तो करोगे ना भाई, कि लगभग डबल हो गया है। तो वही चीज है। अब T90 क्या ले लिया जी मैंने, ये हो जाएगा जी 2.303 बाय लैम्डा लॉग 100/10। कुछ बालक उलझ जाएंगे, सर ये 100 क्यों लिया, हो अरे इनिशियल कंसेंट्रेशन तो कंप्लीट लेंगे ना भाई, 100 ले लो, आनंद आ जाएगा। फिर सर 99% कंप्लीट हो गया तो 1 का ही, अरे भाई जब 99 खत्म हो गया तो बचा क्या होगा भाई, 1 लिख दे यहां। और 90% हो गए तो कितना बचा होगा, 10 लिख दो यहां, खत्म ये हुआ। अब क्या करो, इसको काटो काटो काटो, तो ये तो कट गया, तो ये क्या बचा जी, log 10 की पावर 2 अपॉन log 10। तो log 10 तो 1 होता है, ये m हो जाएगा तो 2 आ गया। तो T99 अपॉन T90 इज इक्वल टू 2। लो जी, क्लियर है भाई साहब, आसान हलवा सवाल है। और बोर्ड्स में देखोगे स्टेट में तो दीवाने की तरह डाल रखे हैं सवाल, दबा के ये सवाल डाले हुए हैं, दबा के वो जो पहले कराए वो ठोके हुए हैं, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं। खैर चलो और क्या बचा।
अब तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाले आ रहे हैं लग रहा है, ये कल कराएंगे। ये वाला सवाल, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम विद हाफ लाइफ ऑफ दिस, हाफ लाइफ दे दी 28.1 ईयर। अभी कहा था मैंने आपसे, अगर लैम्डा ईयर में दे दिया, घंटों में दे दिया, तो उसको उसी में रखना, टेंशन नहीं। इतना दे रखा है तो हाफ लाइफ दे रखी है तो उससे लैम्डा निकाल देना। हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही होता रहता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, फर्स्ट ऑर्डर ही होनी है। तो 0.693 बाय लैम्डा। ले भाई हाफ लाइफ तो दे रखी, यहां ठोको, लैम्डा मिल जाएगा। पहला काम तो ये कर लो। If 1 microgram of strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, स्ट्रॉन्शियम घुस गया बच्चे की बॉडी में, हड्डी में घुसना क्या था, कैल्शियम। बत्ती लग गई। 10 साल बाद और 60 साल बाद कितना बचेगा, लो जी 10 साल बाद 2.303 बाय लैम्डा, जो ये निकालोगे यहां लगा देना, लॉग इनिशियल 1 माइक्रोग्राम था 10 की पावर -6 अपॉन x, 60 में 60 लगा देना। है ही क्या सवाल, बना बहुत भयंकर तरीके से हुआ है, बहुत ही आसान है। और ये log m बाई x है तो log m माइनस log n कर देना, खत्म कहानी। log की आइडेंटिटी यूज कर लेना। तो थैंक यू इसका मतलब आज देखो, खाली अरीनियस वाला छोड़ के एक वो स्लाइड वाली कॉन्सेप्ट देखो। तो जितने बालक दिमाग लगाना चाह रहे थे कि हम सिर्फ सीबीएसई में ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो बेटा तुम्हारा तो काइनेटिक्स में 2 ही दिन में निपटा ही दूंगा। क्या क्या हो गया जी, रेट एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, रेट लॉ कैसे करते हैं, यूनिट्स ऑफ के कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड, अब ये 2 रह गई। कल वाले मोर्चे में ये निपटा देंगे, कोई टेंशन भाई साहब। तो सीबीएसई का तो मामला निपट गया। अब बच्चे हुए 3 लेक्चर में क्या होगा, अब ज्ञान आएगा। ज्ञान मतलब अब डिटेल की बात करेंगे। जो बच्चे अपने आप को वीक मान रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, वीक नहीं है आप। सोच में वीक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एफर्ट लगाओ भाई साहब। चलो मिलते हैं फिर, आज का समझ में आया, चलो मिलते हैं, नमस्कार।